हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी चैनल। और आ गई आपकी रूपाली मैम। तो सीबीएसई ने रिसेंटली जो है वो मॉडल सैम्पल पेपर इशू कर दिए हैं, ठीक है, क्लास 10th और 12th के, कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आने वाला है। देखिए, मार्किंग स्कीम तो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, क्या सिलेबस है, किस पोर्शन के लिए कितने क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, वो किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो मैं आपको सिलेबस और मार्किंग स्कीम्स बहुत पहले बता चुकी। लेकिन उसके बाद सीबीएसई ने अभी रिसेंटली जो है सीबीएसई ने मॉडल सैम्पल पेपर भी इशू किया। तो चलिए, मैं आपके लिए हिंदी का मॉडल सैम्पल पेपर लेकर आ गई। तो आज मैं जो लेकर आई हूँ वो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का सीबीएसई मॉडल सैम्पल पेपर है। कोड है 002। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको आपका पेपर कोड पता होना चाहिए। ये सेशन 2025-26 में, यानी कि फेब में और आपके अप्रैल में होने वाले एग्जाम्स के है ना, यानी कि फेब में और अप्रैल में जो आपके एग्जाम्स होंगे, सॉरी अप्रैल नहीं, मई में जो एग्जाम होंगे, ये उनके लिए सैम्पल पेपर इशू किया गया। क्लास 10th को पता है इस साल में 2 पेपर होने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला तो कंपलसरी है, सभी को देना है। सेकंड वाला ऑप्शनल है, जो देना चाहे वो दे, नहीं देना चाहे नहीं देगा, ठीक है। तो अब ये बहुत सारे बच्चे होंगे, अरे मैम कोर्स ए आ गया, कोर्स बी नहीं। बिल्कुल, आपको वीक में एक सैम्पल पेपर मिलेगा। जैसे इस वीक में आपको मिला कोर्स ए का सैम्पल पेपर, तो नेक्स्ट वीक आपको मिलेगा कोर्स बी का सैम्पल पेपर। इसी तरीके से 12th का भी मैं कोर और इलेक्टिव का सैम्पल पेपर लेकर आऊंगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, सारी चीज़ें कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं सब कुछ आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का सीबीएसई का मॉडल सैम्पल पेपर, जो उन्होंने सिर्फ आपको बताया है कि किस तरीके से आपका सैम्पल पेपर आने वाला है, किस पोर्शन के लिए आपको किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, साथ ही कैसे कैसे आपको यहाँ पर मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में जो दिया जा रहा है वो है आपका हिंदी पाठ्यक्रम आ, यानी कि कोर्स ए है। कोड है 002। प्रतिदृश्य प्रश्न पत्र का मतलब होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कक्षा 10वीं है और ये सेशन है 2025-26 में, यानी कि फरवरी 2026 में होने वाला आपके पेपर के लिए ये सैंपल पेपर है। आपका समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा, साथ ही साथ अधिकतम अंक रहेंगे 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए, उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए, यानी कि जब भी आपके पास पेपर आए हमेशा उसे बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड दिए गए हैं, का, खा, गा, घा, जिसमें का आपका अपठित बोध है, खा आपका व्यवहारिक व्याकरण है, गा आपका दोनों पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न खंड रहेगा और घा आपका रचनात्मक लेखन पर आधारित रहेगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न दिए गए, यानी कि का से लेकर खा तक के जो मेन क्वेश्चन है सिर्फ 15 दिए गए। इनके अंदर उप प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि 15 के 15 प्रश्न आपको करने हैं, लेकिन इन 15 प्रश्नों के अंदर जो उप प्रश्न दिए रहेंगे उनमें आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे। प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए, यानी कि अंदर दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए, यानी कि जो निर्देश आपको दिए गए हैं उसी के अनुसार आपको इसे लिखना है। चलिए देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले जैसे हमने बताया, खंड का आपका अपठित बोध रहेगा। अपठित बोध आपका रहेगा 14 अंक का, यानी कि 14 मार्क्स का आएगा। अपठित बोध में आपके पास एक अपठित गद्यांश रहेगा और एक अपठित काव्यांश रहेगा। इसके अंदर 5-5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें बहुविकल्पीय भी हैं, अति लघु भी हैं और लघु उत्तरीय, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, तीनों टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आपके पास है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले आपके पास पहला प्रश्न एक अपठित गद्यांश आएगा। उस गद्यांश को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित आपके पास प्रश्न रहेंगे। ये जो गद्यांश है ये 7 नंबर का रहेगा आपके पास। कितने नंबर का? 7 मार्क्स का रहेगा। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। भारतीय संस्कृति, जीवन शैली और खान पान में मोटे अनाजों, यानी कि मिलेट्स आप लोगों को पता है ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी मिलेट्स के अंदर आता है, का विशेष स्थान रहा है। ये विशिष्ट अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं, क्योंकि कम पानी और संसाधन के बीच ये विकसित हो जाते हैं, यानी कि इनको उगने के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता। जैसे धान आप लोग देखते हैं उसके लिए बहुत पानी चाहिए,
चावल, लेकिन बाकी मिलेट्स को उगने के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत सरकार के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया, यानी कि 2023 जो है वो यूएन के द्वारा मोटा अनाज जो है मोटा अनाज वर्ष घोषित किया, यानी कि मिलेट ईयर जो है उसे घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य मोटे अनाजों को लेकर जागरूकता फैलाना और इनके उत्पादन व सेवन को बढ़ावा देना है। आम जन के बीच मोटे अनाजों का सेवन पिछली कई शताब्दियों से प्रचलित है। हम सभी लोग जानते हैं मिलेट से बहुत फायदे हैं, परंतु इसके पोषकीय और औषधीय गुणों की जानकारी हाल ही में हुए जैव रासायनिक अनुसंधानों और चिकित्सा संबंधी अध्ययनों से सामने आई है, कि मतलब अभी रिसेंटली जो खोज हुई उससे ये सारी चीजें पता चली हैं। आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोगों के संदर्भ में मोटे अनाजों के अनेक स्वास्थ्य लाभों को दुनिया ने जाना, पहचाना और सराहा है। मोटे अनाजों में गेहूं और धान की अपेक्षा प्रोटीन और संतुलित अमीनो अम्ल अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, जो बैलेंस्ड होते हैं, जो फाइबर होते हैं, ये हमको उसमें ज्यादा मिलते हैं। इस तरह से ये मोटे अनाज बाकी अनाजों से पोषण के मामले में श्रेष्ठ होते हैं। इसके अलावा मोटे अनाज आहार संबंधी रेशों, गुणवत्ता पूर्ण वसा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक तथा बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों से समृद्ध स्रोत होते हैं, यानी कि इनके अंदर ये प्रोटीन्स और विटामिन भी, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। मोटे अनाजों में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े इतने फायदे के बावजूद वर्तमान समय में मानव आबादी इसका सेवन नहीं करती, या बहुत कम लोग इसे अपने खाने की थाली में जगह देते हैं। इतना फायदा होने के बाद भी हमारे डेली रूटीन में अभी ये मिलेट्स नहीं आ पाए हैं। यह एक विडंबना है। मोटे अनाजों के सेवन से में एक गिरावट से भारत में पोषण स्थिति में भारी कमी आई है। मतलब लोग उतना पौष्टिक खाना नहीं खा रहे, हमारे पास होते हुए जो है हम इतना पौष्टिक खाना नहीं खा रहे हैं। भारत में कुपोषण की समस्या खेदजनक है, मतलब इतना सब होते हुए भी हम कुपोषण के शिकार हैं। अब ये स्रोत कहाँ से? विज्ञान प्रगति मासिक पत्रिका से ये आपको एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं हम प्रश्न। तो जैसे पहले 3 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है, एक एक नंबर के। तो 5 प्रश्न जैसे मैंने बताया है, 3 प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे और उसके आगे आपके पास लघु उत्तरीय रहेंगे। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला नंबर का है, उपर्युक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? कुपोषण की समस्या पर, मोटे अनाज के महत्व पे, संतुलित आहार के महत्व पे, या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर? तो ये किस पर आधारित है? जाहिर सी बात है ये मोटे अनाज के महत्व पर आधारित है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, कथन पढ़ते हैं। कथन क्या है? मोटे अनाज बाकी अनाजों से पोषण के मामले में श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, बाकी अनाजों से ज्यादा अच्छे होते हैं। अब कारण क्या है? मोटे अनाजों में अनेक पोषकीय और औषधीय खूबियां होती हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कथन तो सही है ही, साथ ही साथ इस कारण जो है इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो देखिए आपको समझ में आ गया ना, बहुविकल्पीय प्रश्न है, साथ ही यहाँ पर देखिए आपका रीजन, असर्शन और रीजन पे आता है ना, तो ये असर्शन रीजन पे भी आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कथन कारण पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? देखिए उचित विकल्प चुनते हैं। मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना, मोटे अनाज के प्रति जागरूकता फैलाना, मोटे अनाज को मुख्य फसल घोषित करना, नहीं, मोटे अनाज की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना, नहीं। तो मेरे हिसाब से जो सही है वो है पहला और दूसरा दोनों बताए। भाई यहाँ पर मुख से मुख घोषित ही नहीं करना, वो किसी तरीके से क्षति भी नहीं पहुंचा रहा, तो यहाँ पर पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तो ये 3 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। अब हम आ जाते हैं हमारे लघु उत्तरीय। अब 2 प्रश्न हमारे सामने आएंगे 2-2 नंबर के। 2 प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे और ये हमारे क्या रहेंगे? ध्यान रखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके आंसर आपको 20 से 25 से 30 शब्दों के अंदर देना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 25 से 30 शब्दों के अंदर आपको इसका उत्तर लिखना है।
यहाँ क्या दिया है, आज मोटे अनाज अपने किन गुणों के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि भाई इससे फायदे बहुत सारे हैं, है ना। तो देखिए क्या क्या दिया है, आज मोटे अनाजों की लोकप्रियता का कारण क्या दिया है, जैव रासायनिक अनुसंधानों और चिकित्सा संबंधी अध्ययनों से मोटे अनाजों के अनेक पोषकीय और औषधीय गुणों से लोग परिचित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने से इसके सेवन को बढ़ावा मिला है। अब यहाँ दिया केवल 2 बिंदु अपेक्षित हैं। अब जाहिर सी बात है, देखिए ये एक आपका सैंपल पेपर है, आपको यहाँ समझाया जा रहा है कि आपको उत्तर किस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स को आप डिटेल में लिख दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब जैसे आप कभी ये तो एक सैंपल पेपर है, अब आपके पास आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपके पास बहुत सारे कारण होंगे, आप सब लिखना चाहो, ऐसा नहीं कि सब लिखो, क्योंकि अगर हम सब लिखेंगे तो हम वर्ड लिमिट के आगे चले जाएंगे, हमें ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो वर्ड लिमिट के अंदर ही अंदर रहना है। तो उसके लिए सबसे बेटर ये है कि जितने भी आप चीज़ें पॉइंट्स जानते हैं उनमें से 1 या 2 पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर दो, उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 दिए हैं तो उन्होंने कहा खाली 2 बिंदु को ही आप अगर यहाँ पर ठीक से लिख दोगे तो वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण की समस्या के समाधान में मोटे अनाजों की क्या भूमिका हो सकती है। अब कुपोषण का मतलब होता है एक पौष्टिक खाना नहीं खाना, लेकिन मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स में हमारी बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सभी पूरी करती है। तो मोटा अनाज जाहिर सी बात है कि कुपोषण को ही दूर करेगा, है कि नहीं। अब देखिए इसमें भी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इनको सिर्फ 2 ही लिखकर अच्छे से डिस्क्राइब कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, कुपोषण की समस्या के समाधान में मोटे अनाजों की अहम भूमिका है। मोटे अनाज आहार संबंधी रेशों, गुणवत्तापूर्ण वसा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों से समृद्ध स्रोत हैं। अब इसी को आप अगर डिटेल में लिख दो तो ज्यादा लिखना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं, मोटे अनाज बाकी अनाजों से पोषण के मामले में श्रेष्ठ होते हैं। मोटे अनाजों में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े अनेक फायदों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और मोटे अनाजों के सेवन को बढ़ावा देना है। तो इनमें से आप खाली अगर 2 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर क्या, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आया। पूरे 15 क्वेश्चन दिए गए ना क्वेश्चन पेपर में, तो अब हम आ गए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमारे सामने एक अपठित काव्यांश दिया जाएगा, इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित फिर से हमारे पास 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 3 आपके पास बहुविकल्पीय रहेंगे 1-1 नंबर के और 2 आपके पास लघु उत्तरीय रहेंगे 2-2 नंबर के। तो ये हो जाएंगे आपके कितने, 7 नंबर का आपका ये सेकंड क्वेश्चन। तो 7 नंबर का पहला, 7 नंबर का दूसरा, तो अपठित बोध आपका 14 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश पढ़ लेते हैं। गुलाब का फूल है हमारा पढ़ा लिखा, मैंने उसे काफी उलट पुलट कर देखा है, मुझे तो वो ऐसा ही दिखा। सबसे बड़ा सबूत उसके गुलाब होने का यह कि वह गांव में जाकर बसने के लिए तैयार नहीं है। गांव में उसकी प्रदर्शनी कौन कराएगा, वहां वह अपनी शोभा की प्रशंसा किससे करवाएगा। वह फूलने के बाद किसी फसल में थोड़े ही बदल जाता है। मूर्ख किसान को फूलने के बाद फसल देने वाला ही तो भाता है। यानी कि किसान को भी क्या अच्छा लगता है, जो फसल के रूप में निकलकर सामने आता है। बुरा नहीं मानना चाहिए इस गुलाब की वृत्ति का गांव वालों को, क्योंकि वहां रहना चाहिए सिर्फ ऐसे हाथ पांव वालों को जो बो सकते हैं और काट सकते हैं, खुद खोद सकते हैं, खाई पाट सकते हैं और फिर भी चुपचाप समाजवाद पर भाषण सुनकर वोट दे सकते हैं गुलाब के फूल को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने ये कविता लिखी है। तो ये जो काव्यांश दिया गया है इस पर आधारित आपके पास प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत कविता में किस भाव की प्रधानता है। भाव पूछा गया है, हास्य है,
प्राकृतिक सौंदर्य है, व्यंग्य है या आक्रोश है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये व्यंग्य कहा गया है, यानी कि जो शहर के लोग हैं वो गांव जाकर नहीं बसना चाहते। इस पर एक तरीके से व्यंग्य किया गया है गुलाब के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, गुलाब किसका प्रतीक है? शहर के पढ़े लिखे नौजवानों का, शहर के वातावरण का, शहर की जिंदगी का या शहर की सुविधाओं का? तो जाहिर सी बात है गुलाब किसका प्रतीक है? शहर के पढ़े लिखे नौजवानों का, यानी कि वो गुलाब जो गांव जाकर नहीं बसना चाहते, ऐसे लोगों के ऊपर वो कविता व्यंग्य के रूप में है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक्सेशन और रीजन के पे क्वेश्चन आएगा। भैया ध्यान रखिए, एक्सेशन रीजन पर क्वेश्चंस आएंगे जरूर, तो इसीलिए जब भी आप कोई चीज पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ना। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन जैसे एक काव्यांश है, एक गद्यांश, इसमें एक एक क्वेश्चन तो ये ऐसा आएगा ही आएगा। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कर लिखिए। कथन क्या है? बुरा नहीं मानना चाहिए इस गुलाब वृत्ति का, ये कथन है, बिल्कुल दिया गया है। कारण क्या है? वह बचपन से शहर में ही पला बड़ा है। जाहिर सी बात है, हम जहां से पले बढ़ेंगे वहीं पे तो हम कंफर्टेबल रहेंगे, हमें कहीं और भेजोगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं। तो यहाँ पर कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो अगर गुलाब गांव में जाकर नहीं बसना चाहता तो हम उसका कोई क्या कहते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई शुरू से शहर में रहा है वो, अब गाँव की जीवन शैली कैसे अपनाएगा? नेक्स्ट आ जाते हैं, गुलाब गांव में जाकर बसने के लिए क्यों तैयार नहीं है? जाहिर सी बात है, शहर जैसी सुख सुविधाएं, ये सारी चीजें वहां पर नहीं है। अब इसके देखिए यहाँ पॉइंट दिए गए हैं, वहां शहर की तरह उसके अनुकूल वातावरण नहीं है, वहां उसके प्रशंसक नहीं है, वहां उसकी उपयोगिता नहीं है। तो अब इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लेके उसे आप यहाँ पर बता दो, डिटेल में बता दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कविता के आधार पर लिखिए कि किसान को किस तरह के फूल भाते हैं और क्यों। जो बोने के बाद फूल फल के बाहर आ जाएं, इस तरीके से भाते हैं ना। तो देखिए क्या है, किसान को फूलने के बाद फसल देने वाले फूल भाते हैं, यानी कि जो फसल हो, अब वही फसल से ही तो किसान को फायदा होगा, इस तरीके से उसे भाते हैं, क्योंकि फसल ही उसकी जीविका का साधन है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अपठित बोध आपके सामने किस तरीके से आना है, एक अपठित गद्यांश रहेगा, एक काव्यांश रहेगा। इनमें 3 आपके पास में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 2 लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से 7-7 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे और पहला खंड आपका 14 मार्क्स का रहेगा। अब हम आ जाते हैं खंड खा पे। खंड खा आपके पास रहेगा 16 मार्क्स का और इसके अंदर आएंगे आपके पास 4 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा रहेगा व्यवहारिक व्याकरण का। तो व्यवहारिक व्याकरण में हमारे सामने दिए गए हैं सिर्फ 4 टॉपिक, रचना के आधार पर वाक्य भेद, उसके बाद आपके पास में है वाच्य, पद परिचय और अलंकार। ये 4 टॉपिक आपके पास में है। तो इन 4 टॉपिक पर 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद है, इस पे आपके सामने 5 प्रश्न रखे जाएंगे, आपको सिर्फ 4 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चन में आप 4-4 प्रश्न करोगे तो टोटल ही हो जाएंगे कितने, 16 मार्क्स के। 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। तो ये आपका व्यवहारिक व्याकरण कितना रहेगा, 16 मार्क्स, यानी कि खंड खा जो व्यवहारिक व्याकरण है ये 16 मार्क्स का, खंड का 14 मार्क्स का, खंड खा 16 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहले आते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, तो लास्ट ईयर से तो आपका हटा दिया गया। 25 का जो क्वेश्चन पेपर आया वहां से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हटा दिए गए। तो 26 में भी आपके पास में यहाँ पर सब्जेक्टिव आएगा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या मैम डेफिनेशंस भी आ सकती हैं? बिल्कुल हाँ, डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, इसलिए डेफिनेशंस को भी जरूर पढ़ना। चलिए, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। तो 5 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न हैं, 1-1 नंबर के रहेंगे, तो 4 नंबर का ये हो जाएगा। देखिए क्या है, नवाब साहब ने तौलिया झाड़ा और सामने बिछा लिया। अब इस सेंटेंस का हमें क्या करना है, सरल वाक्य में बदलिए। तो क्या होगा, नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। सिंपल सरल सेंटेंस हो जाएगा। जो यहाँ सामने दिया गया ये एक संयुक्त वाक्य है, और क्या होगा, नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया, ये एक सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है,
अब क्या है, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। जो आपके पास सेंटेंस दिया रहेगा उसे आप पहले देखना क्या दिया है। क्या दिया है, नवाब साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई देगा। ये सिंपल एक सरल वाक्य है। अब इसे मिश्र वाक्य में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, जब हालदार साहब उधर से गुजरते तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई देता या दिखाई दिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखें, जब हालदार साहब उधर से गुजरे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। तो मिश्र वाक्य में आप जानते हो कि हमें इस तरीके के अव्यय लगाने होते हैं कि वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है, मनु के एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगती। अब इसे बदलना है संयुक्त वाक्य में। ये दिया गया है सरल वाक्य में। ठीक है, मनु एक इशारा करती और लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगती। ये हो जाएगा सिंपल एक सेंटेंस। चलिए देखते हैं, ये एक हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मनु के एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली और नारे लगाने लगी। देखो, दो तरीके के सेंटेंस बता दिए मैंने। पहले क्या बताया, मनु एक इशारा करती और लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगती, ये हो जाता। दूसरा क्या हुआ, मनु के एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली और नारे लगाने लगी। तो आप दोनों में से कोई भी लिखोगे संयुक्त वाक्य ही रहेगा। नेक्स्ट है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। क्या दिया है, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद लिखिए। अब यहां पर देखिए, कार्तिक आया नहीं कि, अब यहां पर की लगा है, जाहिर सी बात है ये मिश्र वाक्य है। दिया गया ना मिश्र वाक्य है, तो कौन सा ये वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट आते हैं, सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा रहा। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। ध्यान से देखिए क्या दिया है, सबसे बड़ी बात है कि, अब की जहां लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, वहां पर कौन सा उपवाक्य होता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, तो ये पूरा काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा रहा, ये रेखांकित होगा संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य लिखो या संज्ञा उपवाक्य लिखो, दोनों सही है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर वाच्य आधारित 5 प्रश्न रहेंगे और इन 5 में से आपको 4 प्रश्न करने होंगे। एक एक नंबर के सब रहेंगे, 4 नंबर का हो जाएगा। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पतोहू ने भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। ठीक है, कर्मवाच्य में बदलिए। अब यहां पर देखिए, पतोहू ने, तो ये एक कर्तवाच्य दिया गया है। क्या है, कर्तवाच्य है, क्योंकि यहां पर कर्ता के साथ ने लगा है। अब इसे अगर हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें द्वारा लगाना पड़ेगा, है ना, के द्वारा, द्वारा या से लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, पतोहू द्वारा भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया गया था। तो देखिए क्या है, पतोहू द्वारा भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया गया था। हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, नवाब साहब द्वारा खीरे पर मसाला छिड़का गया। अब देखिए, नवाब साहब द्वारा दिया गया है, तो ये एक कर्मवाच्य है। बदलना किस में है, कर्तवाच्य में। तो यानी कि हमें कर्ता के साथ नहीं लगाना पड़ेगा। तो नवाब साहब ने खीरे पर मसाला छिड़का, सिंपल सा हो जाएगा। देखिए क्या है, नवाब साहब ने खीरे पर मसाला छिड़का, सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आओ पेड़ की छाया में बैठें। आओ पेड़ की छाया में बैठें, इसे बदलना है भाववाच्य में। तो ये एक कर्तवाच्य है, अब इसे हम बदलेंगे भाववाच्य में। तो आओ पेड़ की छाया में बैठा जाए, तो क्या हो जाए, आओ पेड़ की छाया में बैठा जाए। क्योंकि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें जो है क्या करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन पर। तो ये हमारा हो जाएगा। मुझसे ये काम नहीं हो सकता, कर्तवाच्य में बदलिए, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। तो यहां देखो से लगा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव में दिया गया है, तो जाहिर सी बात हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, से लगा हुआ है, नेगेटिव में है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, क्या होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकता, सिंपल। उद्धव द्वारा ज्ञान का उपदेश दिया गया, उद्धव द्वारा है, ठीक है, क्या दिया गया, ज्ञान का उपदेश, तो ये सकर्मक क्रिया है,
तो ये आपका क्या है, कर्मवाच्य। वाच्य पहचान कर भेद बताइए। अब हमने बता दिया भाई ये क्या है, ये एक कर्मवाच्य दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, जहां पर पद परिचय आधारित हमारे सामने 5 प्रश्न आएंगे। 5 में से हमें कितने करने हैं, सिर्फ 4 करने हैं। तो दिया है निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। ठीक है, तो क्या दिया गया, शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। अब शीला अग्रवाल के नीचे अंडरलाइन है, इसका पद परिचय करना है। शीला अग्रवाल ये किसी का नाम है, तो जाहिर सी बात है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो यहाँ को दिया गया है, तो ये एक कर्मवाच्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। शीला अग्रवाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर को लगा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, खीरे की पनियाती फाके बहुत स्वादिष्ट थी। अंडरलाइन वर्ड है पनियाती। अब पनियाती क्या है, पनियाती फाके की विशेषता है। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, विशेष्य है फाके और बहुवचन, क्योंकि फाके बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन ही होगा। नेक्स्ट आते हैं, शुक्ल पक्ष में चांद निरंतर बढ़ता है। अंडरलाइन वर्ड है बढ़ता, क्रिया है, बढ़ता है, क्या बढ़ता है, चांद बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। देखिए, अरे यहाँ तो अकर्मक दे दिया गया, नहीं गलत है, यहाँ पर ये होगा आपका सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है ये, सकर्मक क्रिया। शुक्ल पक्ष में चांद निरंतर बढ़ता है। अब बढ़ता है, क्या बढ़ता है, चांद बढ़ रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है सकर्मक हुआ। वर्तमान काल एक वचन पुल्लिंग और कर्तवाच्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, उनकी उंगलियां खैंजड़ी पर लगातार चल रही थी। उंगलियां, अब उंगलियां क्या हो गई, जाहिर सी बात है संज्ञा है। ठीक है, अच्छा उंगलियां हैं और यहाँ पर उंगलियां रीतिवाचक क्रिया विशेषण चल रही थी, क्रिया की विशेषता बतला रहा है, नहीं, तो यहाँ पर उंगलियां, उनकी उंगलियां खैंजड़ी पर लगातार चल रही थी। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है लगातार जो है, अगर इस पे हम अंडरलाइन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मैं बता देती हूँ, यहाँ पर उंगलियां अंडरलाइन नहीं है, लगातार जो है, लगातार का ये पद परिचय। अगर हम उंगलियों का पद परिचय करेंगे तो क्या होगा, उंगलियां भी तो अंडरलाइन है, यहाँ पर ये किसका है, लगातार का जो है, लगातार रीतिवाचक क्रिया विशेषण है लगातार, और चल रही क्रिया की विशेषता को बतला रही है। क्रिया कैसे चल रही है, लगातार चल रही है, तो उसकी रीतिवाचक, रीत को बता रहा है। अब अगर हम उंगलियों पर हम ध्यान दें तो उंगलियां क्या हैं, उंगलियां संज्ञा हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं पर अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको सुधारना भी जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, शाबाश तुमने कितना अच्छा कार्य किया। शाबाश क्या है, जाहिर सी बात है विस्मयादिबोधक है। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक अव्यय है और प्रसन्नता सूचक है। शाबाश, प्रसन्न होकर ये बात कही जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर अलंकार पर आधारित हमारे पास प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न दिए जाएंगे, मैं 4 करूंगा। याद रखिएगा अलंकार आपके पास में अर्थालंकार आ रहा है। ठीक है, जहां पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीयकरण, अतिशयोक्ति, ये 5 अलंकार आपके पास में आएंगे। ठीक है, उन पर ही आपके सामने प्रश्न रखे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 9th में जो आपके पास में शब्दालंकार पढ़ाए गए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, उसे आप भूल जाओ, उसे एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो जो 9th में पढ़ा है उससे ये कनेक्टेड रहेगा, तो उसको भी पढ़ना जरूर। चलिए, निम्न निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रीति नदी, तो प्रीति नदी में पाँव न बो रही हो, तो सूरदास के पद में ये वाला लाइन है ना, है कि नहीं। तो प्रीति नदी का मतलब क्या होता है, प्रीति मतलब प्रेम, नदी मतलब नदी, तो जो उनके प्रेम है उसको नदी के रूप में बता दिया गया, मगर इतना पास ला दिया गया है इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट है, कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा।
व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। अंडरलाइन वर्ड है कोटि कुलस सम वचन तुना। देखिए यहाँ पर सम जो शब्द दिया गया है इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, सा सी से सम सरिश कहाँ पे होता है, उपमा अलंकार होता है। लेकिन अगर कोटि कुलस में अगर खाली आपके पास में लाइन अंडरलाइन होती है तो वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, उपमा अलंकार भी है और आपका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, उपमा अलंकार। लेकिन अगर सिर्फ कोटि कुलिस अंडरलाइन होता तो हम अनुप्रास लिखते, लेकिन पूरी लाइन में क्या है, आपका यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ अंडरलाइन वर्ड क्या है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब महाराणा प्रताप इधर खड़े हुए सोच रहे थे कि भाई कैसे घोड़ा जाएगा, तब तक घोड़ा पार हो गया था। अब ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति, क्योंकि यहाँ पर चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। नेक्स्ट है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। क्या हुआ है, संकोच कौन करता है, मानव करते हैं, लेकिन हवा यहाँ थिरकती हुई संकोच कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति पर आपके मनुष्य के लक्षण बताए जा रहे हैं, यानी कि जड़ पर चेतन के लक्षणों को दिखाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा मानवीयकरण अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करऊ ककरी। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, याद है ना, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद दिया है। सुनत जोग यानी कि जोग का संगीत ऐसा लगता है जैसे करऊ ककरी। अब यहाँ पर ये जो ज्यों शब्द दिया गया है, जाहिर सी बात है इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, क्योंकि ज्यों त्यों जैसे तैसे जनहू मनहू ये सारे शब्द किस में आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए खंड खा खत्म हो गया, का हमारा रहा 14 मार्क्स का, खा रहा 16 मार्क्स का। अब हम आ गए खंड गा में। खंड गा हमारी दोनों पाठ्य पुस्तक यानी कि कृतिका और क्षितिज पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 आ रहा है सबसे पहले। अब ये खंड हमारा कितने मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा, ध्यान रखिए 30 मार्क्स का रहेगा टोटल। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि आपकी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज हमारी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है काव्य खंड और एक है गद्य खंड। ठीक है, ऐसे समझिए, काव्य खंड में 6 अध्याय हैं, गद्य खंड में 6 अध्याय हैं, आपके पास 6 चैप्टर्स दिए गए हैं। अब जो हमारे पास में इनमें क्वेश्चंस भी अलग अलग आएंगे। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 आया है, इसमें हमारे गद्य खंड के 6 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर से एक गद्यांश रख दिया जाएगा। उस पर आधारित आपके सामने 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो आपको 5 करने होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास उन्हीं गद्य खंड पर 6 चैप्टर से आपके सामने रखे जाएंगे 4 प्रश्न। उन 4 प्रश्नों में से कोई आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिनके आंसर आपको 25 to 30 वर्ड्स में रखने होंगे। तो ये 2 तरीके से गद्य खंड से प्रश्न आएंगे और इसी तरीके से काव्य खंड से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, समझाती हूँ आपको। तो सबसे पहले आपके जो 6 चैप्टर दिए गए हैं गद्य खंड में, उनमें से किसी भी एक चैप्टर से यहाँ पर एक गद्यांश रखा गया है। देखिए क्या है, वही पुराना स्वर वही पुरानी तल्लीनता, घर में पतोहू रो रही है। अब इससे जाहिर सी बात पता चल रहा है गद्य खंड का 2nd चैप्टर है बाल गोविंद भगत, उससे ये लिया गया है चैप्टर, उसी से ये गद्यांश आया है। जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते कि रो नहीं उत्सव मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया। बेटे की क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई
पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। ठीक है, तो ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है? बाल गोविंद भगत से, जहां पर उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है और वो इस बेटे की मृत्यु पर शोक नहीं करने की बात कहते हैं ये उत्सव की बात है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से जाकर मिल गई है। और साथ ही साथ अपने बेटे के क्रियाकर्म के बाद बहू को उसके मायके विदा करके उसकी दूसरी शादी, जो कि उस समय की लोक परंपराओं रोक रीतियों से बिल्कुल अपोजिट थी, वो बात उन्होंने करी थी। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित आपके पास रहेंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 करने। याद रखिए इसमें भी असर्शन रीजन आपके पास में आ सकता है। बाल गोविंद भगत जी द्वारा किया गया कौन सा कार्य सामाजिक परंपरा के विरुद्ध था? उस समय के समाज की परंपरा के विरुद्ध था। पहला, पतोहू से बेटे की चिता को आग दिलाना। पुरुष जो है वो चिता को आग देते थे, स्त्रियां नहीं देती थी उस समय। ठीक है, पतोहू को उसके भाई के साथ मायके भेजना, बेटे की का श्राद्ध विधि विधान से कराना, बेटे की मृत्यु का उत्साह मनाना। तो यहाँ पर जो सामाजिक परंपरा के विरुद्ध था वो था हमारा कौन सा? देखिए पहला और चौथा, चिता को आग दिलाना और बेटे की मृत्यु का उत्साह। भाई मृत्यु पर तो कोई उत्साह मना ही नहीं सकता और वो तो उत्साह मनाने की बात कर रहे थे, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट आते हैं, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। इस कथन में बाल गोविंद भगत के अनुसार विरहिणी कौन है? विरहिणी कौन है? आत्मा। परमात्मा कौन है? वो प्रेमी है और हम आत्मा क्या हो? वो विरहिणी। तो उनके हिसाब से आत्मा जो है वो क्या है? विरहिणी है। नेक्स्ट आ गए, मैंने बोला था ना असर्शन रीजन आ सकता है, यानी कि कथन कारण जरूर आएगा आपके सामने। तो देखिए वही आ गया। क्या दिया है? निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन लिखिए। क्या दिया है कथन? बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि देने का कार्य अपने पुत्र वधू से करवाया। बिल्कुल सही है, ये काम उन्होंने करवाया था। बाल गोविंद भगत रूढ़ी विरोधी और नारी सम्मान के पक्षधर थे, यानी कि जो रूढ़ियां थी उसके विरोध थे और नारी का सम्मान करते थे। तो मेरे हिसाब से कथन तो बिल्कुल सही है ही, मगर कारण भी कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। लेखक को यह संदेह है कि बाल गोविंद भगत कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें इसका भाई अपने बेटे की मृत्यु पर कोई भी पिता रोएगा, लेकिन वो उत्साह मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, यही चीज ना, इसीलिए लेखक को संदेह हुआ था। अब चलिए यहाँ पर रीजन दिया गया है, चलिए देखिए क्या है। वे पतोहू को उसके भाई के साथ मायके भेज रहे थे, वे रोने के बदले उत्साह मनाने को कह रहे थे, वे पुत्र की मृत्यु के बाद गाए जा रहे थे, वो पतोहू को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें हमने जो देख रहे हैं वो है सेकंड, और थर्ड जो है वो है जो उनको जिसको देखकर लग रहा था लेखक को कि जो कवि बाल गोविंद भगत है वो पागल हो गए हैं। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपनी बहू से क्या अपेक्षा रखते थे? उन्होंने क्या कहा था? भाई दोबारा विवाह कर लो, है ना? तो यहाँ पर दिया है वह पुनर्विवाह कर ले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे सामने क्या था? गद्यांश दिया, उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या दिया गया है? निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं। अब जो गद्य खंड के 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्यायों में से आपको करना क्या है? 6 अध्यायों में से कोई भी आपके सामने 4 प्रश्न रखे जाएंगे, आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं। 25 से 30 शब्दों के अंतर उसका उत्तर देना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो जब आप 3 क्वेश्चन कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो जाएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, तो गद्य खंड में 5 नंबर का 1 और 6 नंबर का 1, टोटल 11 नंबर के क्वेश्चन आपके गद्य खंड से आएंगे। क्षितिज की गद्य खंड से 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलिए तो 4 क्वेश्चन दिए गए, ध्यान रखिएगा इसमें भी पॉइंट वाइज आपको आंसर्स दिए गए हैं। आपको ये समझाने की कोशिश करी गई है कि इन्हीं तरीके से आप कोई जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनके कोई भी 2 पॉइंट्स निकाल के आप उन्हें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ठीक है, नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर हालदार साहब के व्यक्तित्व का परिचय लिखिए। हालदार साहब कैसे थे? देशभक्त व्यक्ति थे, है ना? दिया था, शहीदों का सम्मान करते थे। तो देखिए हालदार साहब का व्यक्तित्व देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था।
वे शहीदों और देशभक्तों का सम्मान करते थे। देशभक्ति का मजाक उड़ाया जाना पसंद नहीं करते थे। पान वाले ने तो उड़ाया था तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वे स्वभाव से भावुक थे। तो अब इन चार में से कोई नहीं भी 2 पॉइंट्स को आप अच्छे से डिस्क्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, रहना भी आंसर 25 से 30 शब्दों के अंदर है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा दो, ये नहीं ध्यान रखना। जो शब्द लिमिट दी गई है उस शब्द लिमिट के अंदर ही रहना। क्योंकि देखो, अगर आप ये सोचोगे अरे हम एक्सेस लिख दें क्या जाएगा, देखो एक्सेस लिखने पर आपको, अगर मान लो आपने 50 शब्दों का आंसर भी लिख दिया तो आपको उसके मार्क्स तो मिलने नहीं, आपने अपना टाइम वेस्ट किया, ठीक है ना, टाइम गया, वो टाइम आप कहीं और दे सकते थे। तो इसलिए जो 30 शब्द दिए गए तो 30 शब्दों के अंदर ही अंदर लिखकर खत्म कर दो, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश मत करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका मनु भंडारी ने अपनी मां की तुलना धरती से क्यों की? एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्योंकि जैसे धरती होती है सहनशील, वैसे उनकी माँ भी बहुत सहनशील थी। पति के सारा गुस्सा सारी जातियां सहती, बच्चे जो भी फरमाइश करते वो सारी फरमाइशें पूरी करती, कभी भी उन्होंने अपनी डिमांड नहीं रखी थी, है ना। तो इस पे भी देखिए 4 पॉइंट्स दिए गए, कोई भी 2 पॉइंट्स आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, लेखिका मनु भंडारी ने अपनी मां की तुलना धरती से इसलिए की, क्यों करी? धरती की तरह उनकी मां में भी असीम धैर्य और सहन शक्ति थी। उन्होंने भी धरती की तरह केवल देना ही सीखा था, किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी थी। मतलब उनकी अपनी कोई इच्छा थी ही नहीं कि मुझे ये खाना है, ये पहनना है, इस तरीके से रहना है, कुछ उनका नहीं था। अपने शांत स्वभाव के कारण वे सहनशील थी, एकदम शांत है। पिता की जातियां और बच्चों की फरमाइशें मानती थी। तो इनमें से कोई भी आप पहले भी दो पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दोगे, पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, 25 से 30 शब्दों के अंदर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। नौबत खाने इबादत के पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मतलब वो ये सोचते थे कि वो जो भी गा रहे हैं अभी इससे और बेटर गा सकते थे, तो वो दिन की 5 वक्त की नमाज में जो है ईश्वर से वो सच्चे सुर की मांग किया करते थे। सुर धुर सुरीले सुरों को सुनकर व्यक्ति इतना भाव विभोर हो जाता कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते। हम भी अगर देखिए बहुत ही इमोशनल सॉन्ग सुने तो हम भी रोने लगते हैं कि नहीं लगते, वही चीज यहाँ पर हुई। वे आंसू सच्चे मोती की तरह होते हैं, इनके निकल आने पर सुर की परीक्षा हो जाती है। बिस्मिल्लाह खां नमाज के बाद सजदे में खुदा से ऐसे ही सुर की मांग करते थे कि मतलब ऐसा वो गाएं कि सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति जो सुन रहे हैं, है ना, वो ऐसी क्या कहते हैं शहनाई बजाएं कि सामने वाला उसको सुन के इतना भाव विभोर हो जाए कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वे सुर को खुदा की देन मानते थे, उनके लिए सुरों से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं थी। चौथा यानी कि घा क्वेश्चन है, लेखक संस्कृति असंस्कृति और सभ्यता असभ्यता के भ्रमजाल में फंसे मनुष्यों से क्या प्रश्न करता है? तो यहाँ पर क्या है, आपकी संस्कृति चैप्टर से दिया गया है ये क्वेश्चन। संस्कृति और सभ्यता असभ्यता के ब्रह्मजाल में भरे मनुष्यों से प्रश्न क्या करता है, वो क्या प्रश्न कर रहा है? देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। लेखक संस्कृति असंस्कृति और सभ्यता असभ्यता के भ्रमजाल में फंसे मनुष्यों से प्रश्न करता है कि मनुष्य की जो योग्यता उसमें आत्म विनाश और साधनों का आविष्कार कराती है, उसे संस्कृति कहना उचित है या असंस्कृति? यानी कि हम आविष्कार के नाम पे ऐसे ऐसे हथियार खड़े कर रहे हैं जो आगे चल के मानव सभ्यता को ही नष्ट कर देगी, है ना। तो आप बताइए ये संस्कृति होगी या असंस्कृति? क्योंकि संस्कृति के मूल में तो मानव कल्याण की भावना होती है और असंस्कृति इसमें मानव कल्याण की भावना हटी होती है। तो अब मान लीजिए अगर परमाणु बम अगर कहीं पर जो है बनाया जा रहा है तो उसमें संस्कृति की तो भावना हो ही नहीं सकती, असंस्कृति की भावना होगी, क्योंकि अगर कहीं पे भी वो फटेगा तो जाहिर सी बात है मानव सभ्यता ही नष्ट होगी। इसी प्रकार जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उसे सभ्यता समझे या असभ्यता? अब हम इतने तरह तरह के नए नए गैजेट्स बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारा ही तो ना, हमको ही परेशान कर रहे हैं कि नहीं? यदि संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो असंस्कृति
यही रह जाएगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्य संभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। तो कोई भी 2 पॉइंट लीजिए और उन्हें जो है इतना डिस्क्राइब करिए कि 30 वर्ड के अंदर आ जाए। ओके, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में अब हमारे पास काव्यखंड पे आधारित प्रश्न आएंगे। काव्यखंड में फिर कितने हैं, आपके पास फिर से 6 चैप्टर दिए गए। किसी भी चैप्टर से एक काव्यांश रखा जाएगा, उस पर आधारित आपके सामने 5 प्रश्न रखे जाएंगे और 5 आपको करने, और ये रहेंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। 5 प्रश्न है, एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो ये काव्यांश कहाँ से दिया गया है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर एकदम आपका है कौन सा, संगतकार। लास्ट चैप्टर है काव्यखंड का, यानी कि 6th चैप्टर। ठीक है, अब इस पर है आपके सामने 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला। इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, मुख्य गायक के लिए। तार सप्तक कौन गा रहा है, मुख्य गायक ही गा रहा है कि नहीं। तो सही क्या है, यहाँ पर मुख्य गायक के लिए इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से किस पंक्ति से मुख्य गायक के उत्साह के क्षीण होने का पता चलता है। यानी कि मुख्य गायक जो जिस एनर्जी के साथ गा रहा था उसकी एनर्जी लो हो रही है, ये किन पंक्तियों से पता चल रहा है, चलिए देखते हैं। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, राख का मतलब क्या होता है, कोई चीज बुझ रही है, यानी कि उसका उत्साह ढल हो रहा है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता, कहीं से चला आता संगतकार का स्वर, उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। तो यहाँ पर जो मुख्य गायक का उत्साह क्षीण होने का पता चल रहा है वो ऑप्शन नंबर 1st एंड 2nd से चल रहा है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, प्रेरणा साथ छोड़ते हुए उत्साह अस्त होता हुआ, इन 2 पंक्तियों से पता चलता है। चलिए, मैंने कहा था ना असर्शन रीजन जरूर आएगा, कथन और कारण। देखिए इसमें भी आपसे ऐसा पूछा जाएगा। चलिए देखिए क्या है, निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कर लिखिए। कथन क्या है, संगतकार की आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है, हाँ, और वह अपनी आवाज को ऊंचा नहीं उठने देने की कोशिश करता है। बिल्कुल साफ हिचक सुनाई दे रही है और वो कोशिश कर रहा है कि ऊंचा ना उठने पाए। कारण क्या है, दूसरों को सफल बनाने के लिए त्याग करना मनुष्यता है। संगतकार का त्याग उसकी मनुष्यता का परिचायक है। ठीक है, तो मुझे जो सही लग रहा है कथन सही है, और जो कारण है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अब वो अगर नहीं उठने दे रहा तो ये उसकी मनुष्यता ही तो है ना। चलिए, चौथा प्रश्न है, संगतकार किस प्रकार मुख्य गायक को एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। वो किस तरीके से इस चीज का एहसास दिला रहा है। देखिए क्या है, मुख्य गायक के समान भारी स्वर में गाकर, मुख्य गायक को प्रेरित करके, मुख्य गायक से ऊंचे स्वर में गाकर, मुख्य गायक के टूटते स्वर में अपना स्वर मिलाकर। तो वो किस तरीके से एहसास दिला रहा है, मुख्य गायक के टूटते स्वर में अपना स्वर मिलाकर। नेक्स्ट है, संगतकार के स्वर में हिचक सुनाई देने का कारण क्या है। हिचक के, क्योंकि वो नहीं चाह रहा कि उसकी जो आवाज है वो मुख्य गायक से ऊंची चली जाए, इसलिए उसके आवाज में साफ हिचक सुनाई देती। देखिए क्या है, संगतकार में आत्मविश्वास का अभाव है। संगतकार मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है। संगतकार को गायन में अभी प्रवीणता नहीं आई है। संगतकार भय और हीनता का भाव है। तो यहाँ पर सही क्या है, यहाँ पर संगतकार मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है, क्योंकि भाई वो महफिल सजी ही संगतकार के लिए है, तो अगर वो तो अपना स्वर ऊंचा नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या है, वो मुख्य गायक का मान बनाए रखना चाहता है। चलिए, अब हम आ गए प्रश्न संख्या 10। तो देखिए 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न में हम आ गए प्रश्न संख्या 10 तक।
10वां प्रश्न, आपके काव्य खंड के 6 अध्यायों में से आपके सामने 4 प्रश्न रखे जाएंगे। आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं सिर्फ 25 से 30 शब्दों में। याद रखिए, ज्यादा शब्द नहीं लिखने हैं। और एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर, तो 3 प्रश्न करोगे तो आपके हो जाएंगे 6 नंबर। तो इस तरीके से क्षितिज बुक के गद्य खंड से आपके पास 11 नंबर आएगा, काव्य खंड से भी 11 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए। गोपियों को उद्धव से क्यों कहना पड़ा कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए? सूरदास पद के आधार पर उत्तर लिखिए। क्यों? क्योंकि भाई अब मथुरा के वो राजा बन गए हैं, अब उन्होंने योग का संदेश भेजा है, यानी कि वो राजनीति जो करता है वो हमेशा नफा नुकसान देखकर करता है, लाभ हानि देखकर करता है कि नहीं। जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण को वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, तब उन्होंने बोला ऐसा। उनकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश आ गया तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ किया छल समझने लगी, इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। कृष्ण को अब राजनीति का ज्ञान हो गया था। तो कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ इनको लीजिए और उनके आधार पर इसका आंसर बनाइए कि भाई वो गोपियों से वादा करके गए थे, वापस नहीं आए, उसके बदले में उन्होंने योग संदेश भेज दिया। तो योग संदेश भेज के उनको जो है गोपियाँ, जिससे बहुत ही ज़्यादा उनकी विरागनी बढ़ जाती है और उन्हें लगता है कि कृष्ण ने यहाँ पर लाभ हानि देखकर निर्णय किया है, इसीलिए उन्हें ऐसा लगा कि वो राजनीति पढ़कर आए हैं। अगला क्वेश्चन है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नाते मारे जाहें सब राजा। परशुराम जी के मुंह से ऐसा सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया थी? तो क्या हुआ, जिसने भी परशुराम क्या कहते हैं शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो पूरी सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। ये बात जब परशुराम जी ने बोली तो लक्ष्मण जी की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने क्या किया? भाई उन्होंने भी कहा कि भाई यहाँ पर जो है ना, हम जैसे आप इस धनुष के लिए बेकार ही इतना चिंतित हो रहे हैं, हमारे लिए तो सारे धनुष ही समान है, ये तो राम जी के छूने मात्र से ही टूट गया, ये धनुष बहुत पुराना था। इस तरीके से बात उन्होंने करी थी ना। सारे राजाओं के मारे जाने की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उन्होंने परशुराम जी से व्यंग भरे स्वर में कहा कि बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, धनुइयां मतलब छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों है? क्यों आप इसी धनुष पे इतना मोह कर रहे हैं? है कि नहीं कि भाई हमने तो इतने तोड़ दिए और आई यही धनुष पे। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आएगा आपके पास में, उत्साह और अट नहीं रही है। कविताओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के प्रकृति चित्रण का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए, उत्साह में जहां उन्होंने बादलों का चित्रण किया है, वही अट नहीं रही फागुन मास की सुंदरता के बारे में बताया है कि नहीं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक तरीके से क्या है, प्रकृति प्रेमी कवि हैं, है कि नहीं। प्रकृति के सौंदर्य का जो चित्र अट नहीं रही कविता में उपस्थित करती है। कविता में फागुन ऋतु का वर्णन है, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य देखने को मिलता है। चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधे और नई पत्तियां हैं, नए फूल आ जाते हैं, सुगंधित हवा बहती रहती है, हर तरफ इतना अधिक प्राकृतिक सौंदर्य नजर आता है जिसको आंखों में समा पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर उत्साह और अट नहीं कविताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं वो प्रकृति सौंदर्य कवि हैं, उन्हें प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम है और उसी पर आधारित उनकी अधिकतर कविताएं रहती हैं। चौथा प्रश्न यानी कि घा है, आत्मकथ्य कविता के माध्यम से कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है वह उनकी ईमानदारी और साहस का प्रमाण है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, उन्होंने उनके मित्र क्या कह रहे थे कि भाई आप अपनी आत्मकथा लिखिए। उन्होंने कहा कि भाई मेरे जीवन में ऐसे कोई मैंने उपलब्धियां नहीं प्राप्त करी, ना ही ऐसी कोई चीजें हैं कि मैं आत्मकथा लिखूं।
ठीक है। अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे जिन लोगों ने मेरे साथ छल किया मुझे उनके बारे में भी लिखना पड़ेगा, इस तरीके से उनके बारे में बुराई करनी पड़ेगी, मेरे जीवन के आत्मीय पल मुझे रखने पड़ेंगे, मुझे अपनी कमजोरियां बतानी पड़ेंगी। तो इस तरीके से ये साफ पता चलता है कि वो झूठ नहीं लिखना चाहते थे, वो पूरा सच लिखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिसीजन किया कि मैं अपनी कमजोरियों को नहीं लिखूंगा, इसलिए उनकी ईमानदारी का पता चलता है ना। आत्मकथ कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी भूलों को स्वीकारने, अपने जीवन की असफलताओं का वर्णन और सरलता के कारण धोखा खाने को स्वीकृति के अलावा वर्तमान के यथार्थ को स्वीकार कर साहसपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने ये माना है कि मेरे साथ चीजें हुई है कि नहीं। कवि द्वारा यह कहना छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं उनकी ईमानदारी का प्रमाण है। यानी कि उनका जीवन बहुत छोटा है लेकिन उनके जीवन में जो धोखे हुए हैं उनके साथ वो बहुत बड़े हैं, इसलिए उस चीज को उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 11 में। तो 30 नंबर का हमारा सेक्शन था, याद रखिए खंडगात 30 सेक्शन का था, जिसमें हम 22 नंबर के क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने नंबर के? 22 नंबर के, सिर्फ 8 नंबर के बचे हैं। तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हमारी कौन सी बुक? कृतिका से। कृतिका में हमारे सामने 3 चैप्टर हैं। कृतिका में कितने चैप्टर्स दिए गए? 3 चैप्टर दिए गए। तो इन 3 चैप्टर में से ही 3 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। एक ऑप्शन रहेगा आपके पास में, 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न के लिए जो आप उत्तर का लिखोगे वो 50 से 60 शब्दों में होना चाहिए, यानी कि 50 to 60 वर्ड का आंसर होना चाहिए। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो जब 2 प्रश्न करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या है पहला प्रश्न। तो याद रखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम 2 ही तो क्वेश्चन करने हैं, तो 2 ही चैप्टर पढ़ते हैं, 3 क्यों पढ़ें? बहुत जरूरी है कि आप तीनों पढ़ो। मान लो आपने 2 चैप्टर रेडी किए, ठीक है, पहला चैप्टर माता का आंचल और दूसरा आपने तैयार कर लिया साना साना हाथ जोड़ो। तो इन दोनों से तो आएंगे ये क्वेश्चन, लेकिन मान लीजिए साना साना हाथ जोड़ी से जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपको नहीं आता, तो आप क्या करोगे? आपको सिर्फ एक ही 3 में से सिर्फ एक ही का आंसर आ रहा है, क्योंकि एक आपने चैप्टर तैयार नहीं किया, एक का आपको आ नहीं रहा है और एक ही का आ रहा है, तो इससे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि 3 के तीनों चैप्टर आप पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है पहले का, माता का अंचल पाठ में ग्राम्य संस्कृति के जिस रूप का चित्रण है वह आधुनिक युग में पर्याप्त अंशों में परिवर्तित हो चुका है। परिवर्तित रूप में कुछ उदाहरण देते हुए इस कथन के समर्थन में अपने विचार करिए। यानी कि जो ग्राम संस्कृति वो आधुनिक युग में परिवर्तित हो गई, तो इसके उदाहरण आपको यहाँ पर देने हैं। तो देखिए क्या है, माता का अंचल पाठ में ग्राम्य संस्कृति के जिस रूप का चित्रण है वह आधुनिक युग में परिवर्तित हो चुकी है। मतलब कि गांव में भी अब कहीं ना कहीं आधुनिकता आ गई है। भाई टीवी है, फ्रिज है, गाड़ियां हैं, मिक्सी है, एसी है, सब कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कहाँ आ गई हैं? गाँव में भी आ चुकी हैं। संचार माध्यम व शहरी संस्कृति के कारण वहां के लोगों की जीवन शैली बदल चुकी है। संचार माध्यम क्यों है? अब भाई टेलीफोन विकसित हुए तो संचार माध्यम हुए कि नहीं हुए? संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने लिया। गांव जहां संयुक्त परिवार होते थे अब वहां पे भी एकल यानी कि सिंगल फैमिलीज हो चुकी हैं। खेल व खेलने की सामग्री बदल गई। अब देखिए ज्यादातर लोग मोबाइल में, पहले क्या होता था भाई खो खो खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, वो भी बदल गए। बच्चे मोबाइल लैपटॉप का प्रयोग करने लगे हैं। आज गांव के नागरिक हर क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, हर क्षेत्र। पहले गांव क्या होता था, खेती में ही के बारे में जानते थे, लेकिन आज क्या देश विदेश हर चीज के बारे में जानते हैं। वे परिवेश के प्रति जागरूक हैं, उत्तम खाद बीज व कृषि साधनों का प्रयोग करते हैं, बैंक की सुविधा उन्हें प्राप्त है। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए, इनमें से खाली अगर आप 4 बिंदुओं को ही डिटेल में लिख दोगे तो आपका 50 से 60 शब्द के आंसर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट खा क्वेश्चन है। यंत्रों की दुनिया में ने मनुष्य को यांत्रिक व भाव शून्य बनाने का कार्य किया है, जबकि यात्राएं मनुष्य को भाव शून्य होने से रोकती हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आप अपने विचार लिखिए। देखिए क्या होता है, हम लोग अपनी रूटीन लाइफ जीते हैं, तो एक तरीके से मशीनी लाइफ जी रहे हैं। सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना पीना, ऑफिस के लिए निकलना, ऑफिस से आना है, ये काम करना है, इतने बजे सो जाना है, फिर से सुबह उठना है। तो हम एक मशीन की जिंदगी जी रहे हैं।
ठीक है। लेकिन अगर हम कहीं पर ट्रैवल करने जाते हैं, कहीं पर हम यात्राएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो भावनाएं फिर से पनपनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम आसपास जो चीजें होती हैं उनको देखते हैं, उनको महसूस करते हैं। यात्राएं मनुष्य को भाव शून्य होने से रोकती हैं। मनुष्य की नीरस होती जीवन शैली से मुक्ति दिलाने में यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। हम एक, मान लीजिए आप दूसरे स्टेट में जाओ तो वहाँ की भाषा देखोगे, वहाँ का खान पान, रहन सहन, बोल चाल, बहुत सारी चीजें होती हैं, है कि नहीं। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका की सिक्किम यात्रा बहुत ही मोहक, आकर्षक और आनंदपूर्ण रही। अब लेखिका भी अपने जीवन में काफी हद तक व्यस्त रहती थी, लेकिन जब उन्होंने यात्रा करी तो उन्होंने बहुत सारी चीजें महसूस करी सिक्किम में, है कि नहीं। चाहे वो फौजियों को लेकर हो, या वहाँ के मेहनतकश स्त्रियों को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, बहुत से वहाँ के पहाड़ी परिदृश्यों को लेकर हो, वहाँ की संस्कृति हो, बोलचाल हो, मान्यताएं, सबके बारे में उन्होंने जाना, है कि नहीं। वहां का अनुपम सौंदर्य उनकी आत्मा को छू गया था। लेखिका प्रकृति की अभूतपूर्व सुंदरता, विराटता तथा महिमा से सम्मोहित हो उठी थी। फूलों की घाटियां, झरझर गिरते जलप्रपात, जलप्रपात मतलब झरने, गहनतम खाइयों ने उनका मन मोह लिया था। प्राकृतिक सौंदर्य से आसक्त होकर उनका यह सोचना कि जीवन का आनंद इसी सौंदर्य में है, यह स्पष्ट करता है कि यात्राएं मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को आराम से, कोई भी 4 पॉइंट्स लो, उन्हें अच्छे से समझो, करो और उसे लिखो। मतलब हमेशा ये ध्यान रखना, जो वर्ड लिमिट है उसी के अंदर रहना है। इसलिए आपको ये सैंपल पेपर दिए जाते हैं कि आपको क्वेश्चन समझना है। और देखो इसमें अच्छा चीज क्या दे रहे हैं कि जो कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कई सारे पॉइंट्स आते हैं। उन पॉइंट्स में ये सॉर्ट आउट करो कि किन पॉइंट्स के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो, उनको सॉर्ट आउट करके और फिर आराम से आंसर लिखो। तो इस तरीके से आप काफी अच्छे तरीके से चीजों को लिख पाओगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन है हमारी कृतिका बुक से, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर बताइए कि भीतरी विविधता क्या होती है। लेखक श्री अज्ञेय जी ने इसे स्पष्ट करने के लिए किसकी चर्चा की है। भीतरी विविधता क्या होती है कि जब हम किसी चीज को इतना डीपली महसूस करते हैं, इतनी गहनता के साथ उनकी भावनाओं को महसूस करते हैं कि अंदर से विवश हो जाते हैं कि इसे किसी भी तरीके से बाहर लाना है। तो ये कैसे हुआ कि जब वो हिरोशिमा में गए थे, तो हिरोशिमा में वहां पर गए, उससे पहले वहां पर परमाणु विस्फोट हो गया था, वहां पर वो हॉस्पिटल में गए, वहां के लोगों को देखा, तब भी उनके अंदर वो विवशता नहीं है। लेकिन जब वो उस चट्टान के सामने गए जहां पर एक मनुष्य के भाव बन के उड़ जाने के बाद जो आकृति बनी थी, उसको देखकर वो इतना ज्यादा भाव विभोर हो गए कि अंदर से विवश हो गए थे, और इसी विवशता के कारण उन्होंने हिरोशिमा वाली कविता लिखी थी। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर भीतरी विवशता। भीतरी मतलब अंदर से हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। किसी भी दृश्य या घटना को देखकर या सुनकर जब मन में अनुभूति की प्रबलता हो, वही भीतरी विवशता होती है, यानी कि अंदर ही हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएं। जब तक कवि या लेखक उसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं करता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। लेखक ने इसे स्पष्ट करने के लिए हिरोशिमा पर लिखी कविता की चर्चा की है कि उन्होंने किस तरीके से विवश होकर उस कविता को लिखा था। ठीक है, अभी हमारा खंड गा खत्म हो गया। अब हम आ गए अंतिम खंड, खंड घा पे, जहां पर हमारे सामने आएगा क्या, रचनात्मक लेखन पर आधारित हमारे सामने 4 प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 12, 13, 14, 15। ठीक है, और ये सेक्शन हमारा रहेगा कितना, 20 मार्क्स का। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास प्रश्न संख्या 12 में आएगा क्या, अनुच्छेद लेखन। यहाँ पर 3 आपके सामने टॉपिक दिए जाएंगे, 3 में से किसी भी एक टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लेखन करना है। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है आपको। ठीक है, तो पहला है ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता जाल। तो इसमें 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग क्या है, बच्चों और किशोरों पर बढ़ती पकड़, ऑनलाइन गेमिंग के दुष्परिणाम। तो अगर आप इस पे देखिए 3 टॉपिक दिए हैं जिसपे आप अच्छे से लिख सकते हो, वही टॉपिक ऑप्ट करना। ठीक है, तो जो भी आप ऑप्ट करोगे उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे, कोई भी एक करना है आपको। दूसरा ऑप्शन है स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली की आवश्यकता, स्वस्थ आदतें जिनका पालन किया जाना चाहिए, स्वस्थ जीवन की शैली के लाभ।
ठीक है। तीसरा आपके पास जो टॉपिक आया है वो है हाल ही में देखी फिल्म या नाटक की समीक्षा। आपने कोई ऐसी फिल्म देखी हो या कोई ऐसा सीरियल या प्ले देखा हो, आपको उसकी समीक्षा करनी है। जैसे हो कहानी, पात्र, संवाद, अभिनय कैसा लगा, ठीक है, क्या वास्तविक जीवन के निकट थी, क्या प्रेरणा मिली। तो जो भी आप टॉपिक लिखोगे ध्यान रखना 120 शब्दों में लिखना है वो। अब ये सोचो आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं, अरे 150-200 शब्दों में लिखते चले जाते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता। ये काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी हमें बात लेखन में आगे बहुत सारी चीजें हैं, पत्र है, सब कुछ है ना, तो जो भी आप लिखोगे उसे। अब इसमें आपको मार्क्स कैसे मिल रहे हैं ये देखिए। मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, जब आप इंट्रो लिखोगे, भाई देखो 3 संकेत बिंदु दिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप भूमिका बांधोगे तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर अंदर की जो विषय वस्तु लिखोगे, यानी कि जब इन 3 संकेत बिंदुओं को एक्सप्लेन करोगे तो उस पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर अंत में जो 1 लाइन निष्कर्ष के तौर पे लिखोगे वो 1 नंबर लिखेंगे। भाषा शुद्धता, यानी कि जो मिस्टेक होती है आपके पास, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना, वो भाषा, ये नहीं कि आप लोकल बोलचाल की भाषा लिख रहे हो। आप सभी को पता है भाई लिखने की और बोलने की भाषा अलग अलग होती है, तो वो भाषा की शुद्धता के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से ये 6 नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13। यहां पर हमारे सामने रहेंगे 2 पत्र, ठीक है। आपके सिलेबस में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र हैं, तो दोनों पत्रों में से आपको कोई भी एक पत्र करना है, और एक पत्र आपको लिखना है 100 शब्दों में। याद रखिए जो भी पत्र लिखोगे 100 शब्द से ऊपर नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पर पहला दिया है, आप आनंदी या आनंद है। अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम आनंदी है, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम आनंद है। तो आपका जो कोई भी नाम हो अब आपको यही लिखना है। अपने क्षेत्र में बिजली कटौती से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए किसी लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अब ये संपादक को पत्र है तो ये एक संपादकीय पत्र है। संपादकीय पत्र किसमें आता है, औपचारिक पत्रों में आता है, ठीक है। या तो आपको ये आता है तो ये लिखो, नहीं तो दूसरा है आप आनंदी या आनंद हैं। छोटे मोटे रोगों के लिए आपकी दादी माँ द्वारा बताए गए घरेलू नुस्खों को संकलित करके आपने एक पुस्तक बनाई है जिसका नाम आपने दादी माँ के घरेलू नुस्खे रखा है। पुस्तक के प्रकाशन के अवसर पर अपनी दादी माँ को आमंत्रित करते हुए उन्हें 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अब आप दादी माँ को पत्र लिख रहे हो तो ये एक अनौपचारिक पत्र है, ठीक है। तो जो भी लेटर का फॉर्मेट आपको अच्छे से आता है आप वही ऑप्ट करना, ठीक है। अब इसमें आपको मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, जैसे मैंने बताया 5 नंबर का मिल रहा है, तो कैसे मिलेंगे देखिए। प्रारंभ और अंत की औपचारिकता है। प्रारंभ में लिखते हो ना सेवा में है, फिर उसकी वजह से यहाँ पर संपादक महोदय, दैनिक जागरण, ये सब जो स्टार्टिंग में लिखते हो। एंड में जो आप लिखते हो जागरूक नागरिक, अपना नाम आनंद या आनंदी, अगर एड्रेस की जरूरत है तो एड्रेस, फोन नंबर, जो सब सारी चीजें देते हो, ये औपचारिकताओं के लिए आपको 1 अंक मिलेगा स्टार्टिंग और एंड के लिए। फिर जो बीच में आप जितना मैटर लिखोगे, जैसे यहाँ पर दादी माँ को बुलाना है, यहाँ पर संपादक जी को बताना है, ठीक है, तो इसके लिए जो भी आप अंदर लिखोगे वो 3 नंबर का होगा। और फिर वही भाषा की शुद्धता, कैसे शब्दों का चयन कर रहे हो, मिस्टेक नहीं हो रही है, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में देखिए हमारे सामने एक स्ववृत्त है और एक ईमेल है। इन दोनों में जिसके भी फॉर्मेट से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, उन दोनों में से कोई भी एक चीज आपको करनी है। तो जो भी आपको करना है वो आपको 5 नंबर मिलेंगे। और याद रखिए 80 शब्दों का या तो आप स्ववृत्त लिखो या 80 शब्दों का एक ईमेल लिखो। देखिए स्ववृत्त क्या दिया है, आप प्रेरणा या प्रेरक हैं, आपने हिंदी विषय में MA किया है, साथ ही आपके पास B.Ed की डिग्री भी है। आपके शहर में एक प्रतिष्ठित विद्यालय में हिंदी विषय के स्नातक शिक्षकों के कुछ पद रिक्त हैं। आपको उस पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए लगभग 80 शब्दों में अपना एक स्ववृत्त लेख तैयार कीजिए, ठीक है। अगर आपको स्ववृत्त आता है तो स्ववृत्त लिख लो, नहीं आता है तो ईमेल लिख लो। क्या दिया है, आप प्रेरणा या प्रेरक हैं, आपके क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, यानी कि आपके क्षेत्र में सफाई अच्छे से नहीं होती है। सफाई कर्मचारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। नगर निगम अधिकारी को इससे अवगत कराते हुए लगभग 80 शब्दों में आपको एक ईमेल लिखना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, अगर आप स्ववृत्त लिख रहे हो तो देखो
सबसे पहले आपने सौव्रत का एक फॉर्मेट है, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है लेकिन अभी आगे फिर से बताऊंगी। तो फॉर्मेट के लिए आपको पूरा 1 अंक मिलेगा। आप जो भी अंदर विषय वस्तु लिख रहे हो, क्योंकि देखिए एक आपका व्यक्तिगत परिचय होगा, शैक्षणिक जो परिचय है वो आप दोगे, फिर जो फॉर्मेट है उसके अंदर जो चीजें लिख रहे हो उसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक मिलेगा। अब मान लो ऐसे आप अगर ईमेल लिख रहे हो तो याद रखिए ईमेल के फॉर्मेट के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। ईमेल आपको बॉक्स में बनाना है, बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे बच्चे जो है बॉक्स में नहीं लिखते हैं, सीसी लिखते हैं, बीसीसी नहीं लिखते हैं, सारी चीजें होती हैं। वो फॉर्मेट के लिए आपको 1 अंक मिल रहा है। जो अंदर विषय वस्तु लिख रहे हो उसके 3 अंक मिल रहे हैं। भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक मिल रहा है। तो इस तरीके से अंक मिलेगा। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15, जो हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। क्या यहाँ पर दिया गया है? अब यहाँ पर आपके सामने एक विज्ञापन है और एक संदेश है। दोनों में से आपको कोई एक चीज करनी है, ठीक है। जो आपको अच्छे से आता है वो करो। याद रखिए 40 शब्दों में ही आपको विज्ञापन भी लिखना है और 40 शब्दों में आपको संदेश भी लिखना है। जो भी आप लिखोगे 40 शब्दों में, इसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। देखिए संदेश विज्ञापन क्या है? सौर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में विद्युत मंत्रालय की ओर से तैयार कीजिए। यानी कि विद्युत मंत्रालय यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से सौर ऊर्जा जो पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स जो लगते हैं, उसके उपयोग के लिए लोगों को इंकरेज करने के लिए एक आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है 40 शब्दों का। अब अथवा करके आपके सामने एक संदेश है। क्या दिया गया है? आपके हिंदी शिक्षक या शिक्षिका का नया काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। यानी कि वो कविताएं लिखते हैं और उनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। उन्हें इस अवसर पर बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखना है। तो उन्हें आपको एक बधाई संदेश देना है। तो इन दोनों में से जो भी आप एक करोगे उसके लिए आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे। अब इसमें आपको किस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है? देखिए अगर आप विज्ञापन लिखते हो तो उसकी रचनात्मक प्रस्तुति यानी कि वो कितना अट्रैक्टिव है उसके लिए 1 अंक मिलेगा। अंदर जो कुछ भी लिख रहे हो उसके लिए 2 नंबर मिलेंगे और भाषा शुद्धता के लिए 1 नंबर मिलेगा। ठीक, फिर अब आ जाते हैं संदेश लेखन। संदेश लेखन का फॉर्मेट आपको पता है, बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ऊपर संदेश लिखना है, ब्लॉक में सारी चीजें, उसका अपने एक फॉर्मेट है। अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जो अंदर चीजें लिख रहे हो उसके लिए 2 नंबर मिल जाएगा। भाषा शुद्धता के लिए 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सीबीएसई ने जो अपना मॉडल सैंपल पेपर इशू किया था वो मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से इस सेक्शन से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे। असर्शन रीजन हर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सेक्शन में आने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेक्शन बहुत कम कर दिया गया है। आपको अब ज़्यादातर चीज़ें सब्जेक्टिव में लिखनी है, तो टाइम को मैनेज करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है जब मैं आपके पास सैंपल पेपर लेकर आऊंगी तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये तो अभी आपका सीबीएसई का मॉडल सैंपल पेपर था समझने के लिए, लेकिन भाई अभी एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए तो सैंपल पेपर सॉल्व कराऊंगी ना, तो उसे भी जल्दी लेकर आऊंगी। चलिए, तो ये तो पेपर हमने करा दिया। आपको पेपर कैसा लगा, कैसी है? अगर कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम जो है वो लिंक भी दिया गया है। आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही साथ हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको बताई गई चीज़ें समझ में कैसे आ रही हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सैंपल पेपर कोर्स A का हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीक मिलने वाला है कोर्स B का सैंपल पेपर। साथ ही साथ 1 शॉट रिवीजन तो चल ही रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।